महाभारत, हम सब ने इसकी कहानियां सुनी है। पर क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी ना हो? क्या हो अगर ये एक ऐसी सच्चाई का सबूत हो जिसमें टेक्नोलॉजी इतनी आगे थी कि आज भी हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए आज इसी अनोखे नजरिए से इसकी गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, एक जलता हुआ युद्ध का मैदान, आसमान में उड़ते हुए रथ और हर तरफ से आग की बारिश हो रही है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये वर्णन है कुरुक्षेत्र युद्ध का। सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ कवि की कल्पना थी? और बस यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है। क्या ये सच में एक एडवांस टेक्नोलॉजिकल वॉर था जिसे हम आज तक पौराणिक कथा समझते आए हैं? तो चलिए इस प्राचीन ग्रंथ को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चश्मे से देखते हैं। शुरुआत करते हैं वहां इस्तेमाल हुए हथियारों से। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दिव्य शस्त्र आगार की। ये देवताओं के हथियार थे या फिर भविष्य की तकनीक? अब जरा इस पर गौर कीजिए। अर्जुन का अस्त्र अपने टारगेट की गर्मी यानी हीट सिग्नेचर को फॉलो करता था, बिल्कुल आज की हीट सीकिंग गाइडेड मिसाइलों की तरह। या फिर कर्ण का वरुणास्त्र जो मौसम को कंट्रोल कर सकता था, ये आज की वेदर मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजी जैसा नहीं लगता? और हवा में उड़ने वाले रथ, ये तो साफ साफ एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन की तरफ इशारा है। और फिर आते हैं श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र पर। यह सिर्फ एक गोल अस्त्र नहीं था, इसको इस तरह से सोचिए, ये एक ऑटोनॉमस वेपन था, एक एडवांस्ड ड्रोन जो अपने टारगेट को खुद खोजता, उसके पीछे जाता, रास्ते की बाधाओं से बचता और मिशन पूरा करके वापस अपने मालिक के पास लौट आता। और कंट्रोल कैसे होता था? यूजर के डीएनए या फिर ब्रेन वेव्स से। कमाल है ना? लेकिन इन सबसे ऊपर था एक अस्त्र जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ब्रह्मास्त्र। इसके डिस्क्रिप्शन को सुनिए। एक साथ हजारों सूरज जितनी रोशनी, आसमान में उठता धूल का एक बड़ा सा गुब्बार, और जिस जमीन पर यह गिरता वो सालों साल के लिए बंजर हो जाती। ये सुनकर सीधे सीधे एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की याद आती है। और ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है। बड़ा अजीब है कि आज भी राजस्थान के कुछ हिस्सों में रेडिएशन लेवल्स आम से कहीं ज्यादा हैं। वहां विट्रिफाइड सॉइल यानी कांच में बदली हुई मिट्टी मिली है। ऐसा तभी होता है जब रेत को बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए, ठीक वैसा ही जैसा किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट के ग्राउंड जीरो पर होता है। युद्ध खत्म हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि रथ से तुरंत उतर जाओ, और जैसे ही वो उतरे, रथ अपने आप जलकर राख हो गया। क्यों? क्या ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम था, एक प्रोटोकॉल, ताकि उस रथ की एडवांस टेक्नोलॉजी दुश्मनों के हाथ ना लग जाए? तो हथियार तो लाजवाब थे, लेकिन बात सिर्फ वेपन्स टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं थी। शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली थी उनकी बायोटेक्नोलॉजी। देखते हैं इसके अगले हिस्से में, जीवन का पुनर्निर्माण। ये जो कहानी है ना 100 कौरवों के जन्म की, ये तो बिल्कुल ही दिमाग घुमा देती है। सोच कर देखिए, एक एम्ब्रियोनिक मास को 100 हिस्सों में डिवाइड किया गया। हर हिस्से को एक खास तरह के जार में रखा गया और उन्हें एक्सटर्नल इंक्यूबेशन से यानी मां के गर्भ के बाहर डेवलप किया गया। इससे 100 बच्चे एक साथ पैदा हुए। ये तो सीधा सीधा क्लोनिंग और आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी जैसा लगता है। और एक और कमाल देखिए, बलराम के भ्रूण यानी एम्ब्रियो को एक मां के गर्भ से दूसरी मां के गर्भ में ट्रांसफर किया गया, वो भी बिना किसी सर्जरी के। आज इस प्रक्रिया को हम एडवांस्ड आईवीएफ कहते हैं, जिसे हासिल करने में हमें सदियां लग गईं। ठीक है, तो हथियार हो गए, बायोटेक हो गई। अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जो शायद सबसे आगे थी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सीधे इंसानी दिमाग से जुड़ती थी। तीसरा हिस्सा है मन की तकनीक। हम सब ने दिव्य दृष्टि के बारे में सुना है। संजय जो युद्ध के मैदान से मीलों दूर बैठे थे, वहां हो रही हर चीज को लाइव देख और सुन सकते थे। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। वो योद्धाओं के मन में चल रहे विचार और उनकी इमोशंस तक को महसूस कर सकते थे। आज के साइंटिस्ट्स इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, कॉग्निटिव टेलीमेट्री। इसका मतलब है एक थियोरेटिकल ब्रेन टू ब्रेन इंटरफेस, जो लाइव सेंसरी डेटा यानी जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, यहां तक कि जो सोचा जा रहा है, उसे दूसरे दिमाग तक स्ट्रीम कर सकता है। जिस टेक्नोलॉजी पर आज काम हो रहा है, लगता है वो उस दौर में आम बात थी। और मैं सभा, उसे कैसे भूल सकते हैं? वो कोई जादू से बना महल नहीं था, बल्कि वो एक इंटरैक्टिव प्रोग्रामेबल एनवायरनमेंट था। एक ऐसी जगह जहां सीधी जमीन पानी का तालाब दिखती थी, जहां दिखने वाली चीजें असल में मल्टी लेयर्ड होलोग्राम्स थीं और अदृश्य दीवारें रास्ता रोक लेती थीं।
बेसिकली एक एडवांस्ड ऑगमेंटेड या वर्चुअल रियलिटी जो विजिटर के परसेप्शन के हिसाब से खुद को बदलती थी। यहां तक कि मौत पर भी उन्होंने शायद काबू पा लिया था। मृत संजीवनी। ये सिर्फ किसी को जिंदा करने की विद्या नहीं थी, ये एक तरह का फुल माइंड बॉडी रीबूट सिस्टम था, जो ना सिर्फ शरीर को ठीक करता था बल्कि उसकी याददाश्त, उसकी पहचान, उसकी पूरी चेतना को रिस्टोर कर देता था, जैसे किसी कंप्यूटर का बैकअप रिस्टोर करना। तो इन सब बातों के बाद एक ही सबसे बड़ा सवाल मन में आता है, अगर वो सभ्यता इतनी ज्यादा एडवांस्ड थी तो उसका हुआ क्या? वो खत्म कैसे हो गई? चलिए आखिरी हिस्से पर चलते हैं, महापतन। और यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो नैतिकता और चेतना से जुड़ी थी, उसी ने एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसने उसको जड़ से मिटा दिया। उनकी टेक्नोलॉजी उन्हें बचा नहीं पाई। आखिर क्यों? साइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे द ग्रेट फिल्टर कहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि हर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन अपनी एवोल्यूशन में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल या सोशल बैरियर को क्रॉस करती है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन होता है। और ज़्यादातर सिविलाइजेशंस इस फिल्टर को पार करने की कोशिश में खुद को ही नष्ट कर लेती हैं। तो क्या महाभारत का युद्ध हमारी पृथ्वी का वही ग्रेट फिल्टर था? और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर कोई भी सभ्यता टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ले कि वो भगवान जैसी ताकत हासिल कर ले, तो क्या सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी आत्मविनाश ही उसका अंजाम है? क्या यह अनिवार्य है? हो सकता है महाभारत सिर्फ एक पुरानी कथा ना हो, बल्कि आने वाले कल के लिए, हमारे अपने भविष्य के लिए एक चेतावनी हो।